हेलो, कैसे हैं सब लोग। मैं अवतार राणा आपका फिर से स्वागत करता हूं हंस वाहिनी क्लासेज में। आज मैं बोर्ड में नहीं बना रहा हूं, ठीक है। आज मैं कॉपी में बना रहा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है किसके बारे में, वो है हमारे संविधान संशोधन के बारे में, ठीक है। किसके बारे में है, संविधान संशोधन के बारे में है। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ वर्तमान में 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 105। तो हमें 105 के 105 तो नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, लेकिन हमें काफ़ी कुछ पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। 105 हम लास्ट में देखेंगे। तो चलो शुरू कर रहे हैं आज की वीडियो। तो बात हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन 1951 से, ठीक है। सब लिख के रखा होगा क्योंकि बड़ी दिक्कत होती है, असुविधा होती है कॉपी में लिखने में, इसलिए पहले ही लिख के रख रखा है, ठीक है। तो बात हम कह रहे हैं कि पहले संविधान संशोधन 1951 की, ठीक है। तो अगर आपसे, अब देखिए हम हर बात पे सवाल की बात करते हैं, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई बताइए पहला संविधान संशोधन कब हुआ, तो पहला संविधान संशोधन होगा हमारा 1951 में होगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम आपसे कहें कि हमारा संविधान लागू कब हुआ है, तो हमारा संविधान लागू हुआ है, पता है ना आपको, 26 जनवरी 1950। अरे भाई, जिस दिन हम क्या मनाते हैं, गणतंत्रता दिवस मनाते हैं, ठीक है, या हम कहें रिपब्लिक डे मनाते हैं, तो उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। और उस दिन क्या थी तारीख? 26 जनवरी 1950, ठीक। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, और तुरंत ही, तुरंत का मतलब 1 साल बाद हम लोगों ने क्या कर दिया, उसमें बदलाव कर दिया, ठीक है। और वो कौन सा संविधान संशोधन बन गया? हमारा पहला संविधान संशोधन बन गया 1951। और उसके द्वारा हमारे यहाँ कितनी, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई भाई? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। अनुसूची के ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है, वो आपका आ जाएगा बाद में। तो हमारी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। अच्छा, एक बात बताइए, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय हमारे यहाँ कितनी अनुसूचियाँ थी? ठीक है, चलिए बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल मैं ही बता दे रहा हूँ। तो उस समय हमारे यहाँ कितनी अनुसूची थी भाई? 8 अनुसूची थी। कितनी? 8 है। 8 अनुसूचियाँ हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वर्तमान समय में हमारे यहाँ कितनी अनुसूची हैं? 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं, और इनकी वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बात बताते हैं, ठीक है, आगे बात हम शुरू कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे 104वां संविधान संशोधन लिख दिया है ऐसे ही, ठीक है। तो इसका जिक्र हम थोड़ा लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। हाँ, तो पहले याद रखिएगा, वर्तमान में कितने संशोधन हो चुके हैं? 105, ठीक है। अब हम बात करते हैं अभी तक के सबसे बड़े संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन की, ठीक है। तो हमारा जो 42वां संविधान संशोधन हुआ है वो 1976 में हुआ है। देखिए, इसको मैंने लिख रखा है कि इसको क्या बोलते हैं? लघु संविधान बोलते हैं। मतलब इतना बड़ा हो गया कि इसको क्या बोलना पड़ गया भाई? लघु संविधान बोलना पड़ा, छोटा संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पेपर में आता रहता है, ठीक है, कि भाई लघु संविधान हम किसे कहते हैं? तो लघु संविधान कहा जाएगा 42वें संविधान संशोधन को। चलो भाई, इसे लघु संविधान क्यों कहते हैं, ठीक है, मतलब ऐसा क्या क्या बदल दिया इसने, तो देखते हैं क्या क्या बदल दिया। तो हम बात करते हैं कि समाजवादी, ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। हम बात शुरू कर रहे हैं कहाँ से? प्रस्तावना से। अच्छा, सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना ही पढ़ी जाती है, हालांकि मैंने कहीं 20 से शुरू करा है, ठीक है। तो जो हमारी प्रस्तावना है, संविधान की प्रियम्बल है, ठीक है, उद्देशिका है, उसमें 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, ठीक है। और कौन कौन से जोड़े गए? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कि भाई अगर भारत कि भाई जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उनमें से क्या नहीं, मतलब प्रस्तावना में क्या शामिल नहीं था? तो क्या शामिल नहीं था? समाजवादी शामिल नहीं था, पंथ निरपेक्ष शामिल नहीं था, और अखंडता शामिल नहीं थी, ठीक, क्योंकि ये कब आए हैं भाई? 1976 में आए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कि भाई संविधान संशोधन में और क्या क्या हुआ है इस संविधान संशोधन के द्वारा। तो हम जाते हैं, ठीक है, प्रस्तावना से हम सीधे पहुंच गए आपके नीति निर्देशक तत्वों में और मौलिक अधिकारों में, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ठीक है, तो नीति, इस, अगर देखो ये थोड़ा अच्छा सा सवाल है, अच्छा सा मतलब थोड़ा गहरा सवाल है कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को, मतलब भाग 3 को पीछे कर दिया गया, किसके कंपेयर में? भाग 4 के कंपेयर में। या हम कहें कि भाग 4 को ज़्यादा महत्व दिया गया, ठीक है, मौलिक अधिकारों पर, क्योंकि भाग 4 में आपका नीति निर्देशक तत्व है, और भाग 3 में आपका कौन है? मौलिक अधिकार है, याद रखिएगा, ठीक है। और अनुच्छेद कौन सा है?
अनुच्छेद 31 के गांव में प्राथमिकता दी गई है किसको, नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकारों पर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम कह रहे हैं कि ठीक है भाई, अब हम बात करें, थोड़ा बढ़ा लेते हैं इसको। ठीक है, देखिए ऐसी एडजस्टमेंट है भाई हमारी, क्या करा जाए। ठीक है, कि अब हम बात करते हैं, थोड़ा तिरछा भी हो सकता है वीडियो। ठीक है, चलो भाई एडजस्ट करते हैं, ये कैसे होगा। हाँ ठीक है, आगे बढ़ गए हैं। तो अब हम कह रहे हैं कि भाग 4, तो भाग 4 में हमारे यहाँ, ठीक है, भाग 4 मैंने क्या बताया था, भाग 4 हमारा नीति निर्देशक तत्व है। तो भाग 4 में क्या जोड़ा गया, ठीक है, तो भाग 4 में देखिए, भाग 4 में हमारे 3 अनुच्छेद ऐड करे गए। ठीक है, कौन कौन से अनुच्छेद ऐड करे गए हैं, ठीक है, एक तो हो गया हमारा ये 39 का क, ठीक है, और 39 का क क्या है, समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता। पेपर में आता है कि भाई समान न्याय या निःशुल्क विधिक सहायता कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा जाएगा, हमारे 42वां। ठीक है, बाद में 43 का क, इसमें क्या है, उद्योग, मतलब जो हमारे मतलब मिल वगैरह हैं या उद्योग हैं, कंपनियां हैं, उनमें कर्मकारों को क्या करा जाएगा, शामिल किया जाएगा उनके प्रबंधन में। कर्मकार कौन होते हैं, लेबर। ठीक है, जैसे फिल्मों में आप देखते हो यूनियन लीडर होता है ना, तो यूनियन लीडर क्या करता है, उनका मतलब लीडरशिप करता है, और साथ में वो क्या करता है भाई, अपनी मतलब कंपनी में प्रबंधकों के साथ, मैनेजमेंट के साथ क्या करता है, शामिल रहता है निर्णय में। ठीक है, और अब देखिए कौन सा अनुच्छेद हमारे भाग 4 के आपके कौन, भाग 4 में 39 को, 43 को और 48 को जोड़ा गया। अच्छा, 48 को क्या है, ये वह है पर्यावरण की रक्षा तथा वन व वन्य जीव सुरक्षा। ये आपका किसमें है, 48 के कौ में है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे अब कह रहा है कि और क्या क्या जोड़ा गया भाई, तो हम क्या है, और जोड़ा गया है आपका भाग 4 को। भाग 4 को क्या है भाई, भाग 4 का है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, ये क्या है, भाग 4 का क्या है, मौलिक कर्तव्य। इसका मतलब भाग 4 का मतलब हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं ये कब जोड़े गए हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। ठीक है, और उसका अनुच्छेद कौन सा है भाई, अनुच्छेद है उसका 51 का क, मतलब हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं उसका अनुच्छेद है 51 का क, और ये भी हमारा जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक, अच्छा, और मूल कर्तव्य कितने थे, मूल कर्तव्य थे हमारे शुरू में 10, हालांकि वर्तमान में अभी हमारे यहाँ 11 हो चुके हैं। ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य हमारे यहाँ हो गए हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। लेकिन अब देखो सवाल कैसे घुमा के पूछता है कि जब संविधान लागू हुआ तो उस समय हमारे कितने मौलिक कर्तव्य हुआ करते थे। तो भाई जब संविधान लागू हुआ तो उस समय हमारे मौलिक कर्तव्य नहीं हुआ करते थे, क्योंकि ये तो 1976 में आए हैं। ठीक है, तो इसको ज़रा ध्यान से करिएगा। चले अब आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि और क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो अब हम बात करें कि जैसे अब हमारा आगे क्या है। अच्छा, आपको पता होगा या जिसको नहीं पता है मैं उसको बता देता हूँ कि आज के समय में राष्ट्रपति को, ठीक है, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद कोई अगर विचार लाती है, मंत्रिपरिषद या हम कहें मंत्रिपरिषद कोई सलाह देती है या प्रस्ताव लाती है, तो राष्ट्रपति उसको अनुच्छेद 111 के तहत एक बार पुनर्विचार के लिए कह सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए कह सकता है। लेकिन जो आज का समय है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या कर दिया गया था, अनुच्छेद 74 के तहत कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए क्या है, बाध्य है। मतलब कोई प्रस्ताव आता तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य था, उसको लौटा नहीं सकता था। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा, अच्छा इसकी वीडियो मैंने आपको नहीं बना रखी पहले, ठीक है, आप देख लीजिएगा कि 368, ठीक है, कि अनुच्छेद 368 में क्या बदलाव किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो मैंने बता रखा है कि जो अनुच्छेद 368 है, ठीक है, उसमें भाग 4 और भाग 5 जोड़कर क्या कर दिया गया था, संसद को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली कर दिया गया था। संसद को क्या कर दिया गया था, बहुत ज़्यादा पावरफुल। किस संबंध में, कि संसद कितना भी संशोधन कर सकती है आपके संविधान में, और ये कौन शक्ति देता था, 4 व 5। ठीक है, मतलब हमने लिख रखा है कि संसद को असीमित पावर दे दी गई थी। ठीक है, और बाद में हमने बताया था आपको कि भाई मिनर्वा बिल्स जो बात है इसको ख़त्म करेगा। ठीक है, तो मैंने केशवानंद भारती या हम कहें मूल अवधारणा की एक वीडियो बना रखी है, उसमें इसका थोड़ा सा जिक्र कर रखा है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी 368 तक हम पहुँचे, ठीक है। अब पन्ना पलट देते हैं, अब थोड़ा आगे आ जाते हैं, अब देखते हैं क्या है। चलिए भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखेंगे, ठीक है। ये आ गया हमारा पन्ना फिर से, और देखें क्या क्या है भाई, आ जा भाई, हाँ ठीक है, ये हमारा। तो अब हम बात करें कि भाई और क्या चेंजेज आया, ठीक है। तो हमारा समवर्ती सूची, अब हम बात कर लें समवर्ती सूची। अच्छा, समवर्ती सूची क्या होती है आपको पता ही होगा, ठीक है। तो समवर्ती सूची, ठीक, ऐसी सूची है जिस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का क्या है, हक है। मतलब जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों क्या बना सकता है, दोनों जने कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो बात यह है कि भाई समवर्ती सूची में क्या बदलाव किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। तो हम कह रहे हैं थोड़ा इसको एडजस्ट करा जाए, ठीक है। तो समवर्ती सूची में, ठीक है, ये देखो, तो समवर्ती सूची में 1, ठीक है, संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन, बाट तथा माप, इन सबको कब जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। मतलब 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में, अब देखो पेपर में बड़ा अच्छा है कि भाई शिक्षा, एक तो सवाल ये पूछ सकता है कि शिक्षा कौन सी सूची में है, तो भाई समवर्ती सूची में है, साथ में 1 भी समवर्ती सूची में है, ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन समवर्ती सूची में है, ठीक है। मैं इनका अलग से वीडियो बना दूंगा कि भाई कौन सी सूची में है। लेकिन फिलहाल 42वें संविधान संशोधन से संबंधित जो सवाल है, तो अगर आपसे पूछता है कि भाई शिक्षा को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में क्या करा गया, शामिल करा गया, तो शिक्षा को करा जाएगा भाई 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। 1 को भी करा जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, और जनसंख्या तथा नियंत्रण को, मतलब जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन को भी करा जाएगा आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अच्छा, यहाँ पे एक समझने वाली चीज़ है कि भाई जनसंख्या नियंत्रण तो दोनों का विषय है, मतलब समवर्ती सूची में, लेकिन जनगणना आपका केवल संघ सूची का विषय है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, 42वां संविधान संशोधन ही चल रहा है, मैं एक बार फिर से याद दिला दूँ, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि लोकसभा, ठीक। अब आपसे कोई पूछता है कि क्या कभी हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष हो गया हो, तो बिल्कुल ऐसा हुआ है, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया था कि अब लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होगा, 6 वर्ष का होगा, ठीक है, जिसको बाद में घटाया जाएगा। आज हमारे यहाँ 5 साल का कार्यकाल है, ठीक। अब आगे और अब यह है कि राष्ट्रपति पूरे देश के साथ साथ, ठीक है, किसी भी भाग में 352 लगा सकता था। चलिए ये तो कोई मतलब बुरा प्रावधान नहीं है, ठीक है। मतलब हम कहें कि राष्ट्रपति आज भी ऐसा है कि पूरे देश के संग संग किसी भी भाग में क्या लगा सकता है, आपातकाल लगा सकता है, अनुच्छेद 352। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं 44वें संविधान संशोधन की। अब ये क्या है 44वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो भाई अगर हम कहें कि 42वां संविधान संशोधन की देखा जाए तो एक किस्म से प्रतिक्रिया है ये, ठीक है। क्या है, प्रतिक्रिया, ठीक है। कैसे प्रतिक्रिया, ठीक है, कि 42वें संविधान संशोधन को बदलने के लिए, ठीक है, काफ़ी कुछ बदलने के लिए ये संविधान संशोधन आया था, ठीक है। मतलब उसके प्रावधानों को चेंज करने के लिए क्या आया आपका 42वां संविधान संशोधन आया, 44वां संविधान संशोधन आया। तो जब 42वां बड़ा है तो भाई 44वां कोई छोटा मोटा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसने उसके कुछ प्रावधानों को भी चेंज किया। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। तो भाई 42वां था 1976 और 44वां है 1978, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन कब आया है, 1978 में आया है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। जनता दल की सरकार थी। अब 352 से ही शुरू कर रहे हैं। जैसे हमने कहा ना, यहाँ देखो, यहाँ पे 352 दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी 352 दिख रहा है। तो देखो 352 लगाने का आधार है, ठीक है, ये मैं बता दूंगा आगे, एक वीडियो फिर से बनाऊंगा, फिर वीडियो तो बनानी ही है अब, ठीक है। तो लेकिन फिलहाल बता देता हूँ कि अनुच्छेद 352 कहता है कि अगर देश में युद्ध हो जाए, ठीक, बाह्य आक्रमण हो जाए, बाह्य आक्रमण, ठीक है, तो युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए, ठीक है, ये सब, ठीक है, ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, ठीक है, तो राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है, ठीक है। तो ये बात है कि ये सशस्त्र विद्रोह है ना, ये सशस्त्र विद्रोह कब जोड़ा गया, ठीक है। असल में इसकी जगह पहले आंतरिक अशांति हुआ करता था,
क्या हुआ करता था, आंतरिक अशांति, जिसको रिप्लेस कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा, और उसकी जगह एक नया शब्द आ गया सशस्त्र विद्रोह। मतलब सशस्त्र विद्रोह होगा या युद्ध होगा या बाह्य आक्रमण होगा, तभी जाके राष्ट्रपति क्या करेगा। अच्छा यहाँ लिख तो रखा है, ठीक है, ये आंतरिक अशांति की जगह क्या लगा दिया, क्या सशस्त्र विद्रोह लगा दिया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और राष्ट्रपति ही करता है आपातकाल की घोषणा, ठीक है। तो भाई कैसे करेगा, ये तो हमने बताया भाई स्थिति क्या थी। अब आप बात करें कि भाई कब करेगा, तो तब करेगा, मतलब ये प्रावधान अब हुआ है 1978 में, कि तब करेगा जब मंत्रिमंडल उसको क्या दे, लिखित सूचना दे दे, ठीक है। ऐसा नहीं कि ओरली बोल दिया कि भाई राष्ट्रपति जी आपातकाल लगा दो, मोदी जी ने फ़ोन किया कि भाई आपातकाल लगा दो, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा 1978 से यह प्रावधान लागू हो चुका है कि राष्ट्रपति को लिखित सलाह देनी पड़ेगी, ठीक है, मतलब लिखित रूप से कहना पड़ेगा मंत्रिपरिषद को, तभी हमारे यहाँ क्या लगेगा, आपातकाल लगेगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि संपत्ति का अधिकार है ना, ठीक है, उसको 44वें संविधान संशोधन में बहुत बार पूछा है, ठीक है, कि संपत्ति का अधिकार पहले कहाँ हुआ करता था, तो पहले 31 अनुच्छेद में या 19 के 1(4) में हुआ करता था, जो कि एक मूल अधिकार हुआ करता था। उसे हटाकर अनुच्छेद 300 में शिफ्ट कर दिया गया है और एक कौन सा अधिकार बना दिया है, विधिक अधिकार बना दिया गया है। मतलब अब वो एक कानूनी अधिकार है, आपका मूल अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन से एक मूल अधिकार खत्म हो चुका है, मूल अधिकार का दर्जा समाप्त हो गया, ठीक है। अब हम बात करें कि अनुच्छेद 74, देखिए हमने 42 में भी पढ़ा था अनुच्छेद 74 कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, लेकिन 44 में यह बदलाव करा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह को या मंत्रिपरिषद की सलाह को या प्रस्ताव को एक बार पुनर्विचार के लिए क्या कह सकता है, बोल सकता है कि भाई आप इसको दोबारा से देख लीजिए, ठीक है। तो ये हमें अधिकार मिला, हमें का मतलब राष्ट्रपति को अधिकार मिला है, कौन से में, 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, कि राष्ट्रपति एक बार के लिए पुनर्विचार के लिए उनसे कह सकता है। लेकिन अगली बार फिर सरकार ने या मंत्रिमंडल ने बिना सुधार किए उसे राष्ट्रपति जी को भेज दिया, तो अब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए क्या होगा, बाध्य होगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। आप नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, या बार बार वीडियो देखिएगा जैसे आपकी मर्जी, ठीक है। अब क्या है, ठीक है, अच्छा आज का जो हम टॉपिक है ना, हम 44वें संविधान संशोधन तक ही रखेंगे, ठीक है, और बाकी का संविधान संशोधन मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो नहीं तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं अब आगे की। देखिए फिर हमने कहा था कि लोकसभा का कार्यकाल 6 साल का हो चुका था भाई, कब हो चुका था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, हैं। लेकिन अब लोकसभा का कार्यकाल, देखो इसमें साथ में विधानसभा भी है, लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल फिर से कितना साल कर दिया गया, 5 वर्ष का, जो आज भी जारी है कि भाई 5 साल के लिए चुनाव होते हैं, भाई सबको पता है, ठीक है। आगे क्या है, आगे देख लेते हैं, ठीक है। अब अनुच्छेद 71 आपकी ग्रुप डी में आया था, ठीक है, यहाँ आता ही रहता है, ठीक है। तो पूछता है कि भाई अनुच्छेद 71 कैसे संबंधित है। तो अगर हम कहें कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो जाता है, ठीक है, मतलब कोई विवाद होता है, विवाद भाई कभी भी हो सकता है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद अगर होता है तो उसका हल करने का अधिकार किसको है भाई, सुप्रीम कोर्ट को। बहुत अच्छा सवाल है, निर्वाचन आयोग को नहीं है, ठीक है। उसको हल करने का अधिकार किसको है, सुप्रीम कोर्ट को, मतलब उसको सॉल्व कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 71 के तहत याद रखिएगा कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उसको कौन निपटाएगा, उसको निपटाएगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 71 के तहत, ठीक है। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगले वीडियो जो हमारे होंगे वो 44 के बाद होंगे, ठीक है। अच्छा देखिए मैंने 1 से डायरेक्ट 42 में आ गया, ठीक है। तो बीच का अनुच्छेद इतने इंपॉर्टेंट नहीं, हाँ इसमें 35-36 से इंपॉर्टेंट है, वो मैं लिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने 42 और 44 पे फोकस किया, ठीक है, तो आगे की जो वीडियो रहेंगी अब हमारी इसके बाद रहेंगी, जो हमारे सेकंड पार्ट में आएंगी, उसमें हम पूरे संविधान संशोधन कवर कर लेंगे जो हमारे बचे हुए हैं, ठीक है। बाकी भाई वीडियो को देखिएगा, ठीक है, और जो भी करना है भाई शेयर वेयर जो करना है करिएगा, ठीक है, लाइक करिएगा ताकि हम लोग बनाते रहें, ठीक है। और बिल्कुल धन्यवाद आपका समय देने के लिए अपना।